सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर अंबेडकर महासम्मेलन गाजीपुर 10 दिसंबर 2023 को क्या कुछ हुआ। शुरुआत यहाँ से होती है। जैसे ही राष्ट्रीय टीम का आगमन गाजीपुर के कार्यक्रम स्थल के नज़दीक होता है, 2 किलोमीटर पहले बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर गाजीपुर की टीम की तरफ से जोरदार सम्मान राष्ट्रीय टीम का किया जाता है। राष्ट्रीय टीम यहाँ पर परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जिन्हें हम सभी मिशन नायक के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में राष्ट्रीय टीम का गरिमामयी उपस्थिति हो चुकी है गाजीपुर के इस कार्यक्रम के स्थल की ओर। और यहाँ पे सम्मान करने के बाद, स्वागत करने के बाद सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होते हैं, कार्यक्रम स्थल पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार पुनः जय भीम के नारों के बीच यहाँ जोरदार सम्मान किया जाता है, राष्ट्रीय टीम का स्वागत किया जाता है। और स्वागत करने के बाद सीधे कार्यक्रम के स्थल की ओर रवानगी होती है। यहाँ राष्ट्रीय टीम की जिस तरह से युवाओं में जोश देखते ही बनता है, निश्चित ही यहाँ पर उनका जोश काबिल तारीफ़ है। और भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब के बीच यहाँ पर राष्ट्रीय टीम कार्यक्रम के स्थल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचने के बाद ये दृश्य आप देख सकते हैं, सुंदर दृश्य। अब हम आज के इस कार्यक्रम के डॉक्टर अंबेडकर महासम्मेलन गाजीपुर में जो कुछ हुआ उसमें क्रांतिकारी संबोधन सुनाएंगे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय कविंद्र सिंह सर जी, जो कि मुख्य वक्ता के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति गुजरात प्रदेश से आप आए थे। और गरिमामयी उपस्थिति देने के बाद आपका क्रांतिकारी भाषण हुआ। वोट की कीमत अगर समझना है तो आज आप आदरणीय कविंद्र सिंह सर जी का वक्तव्य, भाषण अंत तक जरूर सुने, ये हमारा आपसे निवेदन है। इसी निवेदन के साथ पुनः नए वीडियो के साथ आएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा सम्मानित साथियों। अच्छी तरह से फैला चुका है। हम लोगों के बीच में आदरणीय धनराज जी इलाहाबाद के छात्र नेता हैं, हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। और आदरणीय धनराज जी से चाहेंगे कृपया आप लोग मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। भीड़ न लगाए, वक्ता महोदय को सुनिए, मुख्य वक्ता महोदय को सुनिए प्लीज। तो बहुत बहुत साधुवाद, जो भी लोग आए हैं उनका वेलकम। हम शुरुआत करेंगे आवाज का संगठन की BVS आडासा की, जो आप लोग उससे अच्छे से परिचित हैं। ये जो भूमि है गाजीपुर की, इसने हमेशा इतिहास रचा है इस संगठन के माध्यम से। आज पूरे रिपीट हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ा है। इसलिए सारे आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मंच पे बैठे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवास का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक प्रबोध, BVS राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया सर, अन्य सभी उपस्थित जन समूह को पुनः मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं थोड़ा नारे में करेक्शन चाहता हूँ, मैं कई बार इसको रिपीट किया हूँ कि बाबा साहब का मिशन अधूरा। और उधर से रिप्लाई आता है, हम सब मिलके करेंगे पूरा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। एक्चुअली में यहीं पर थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है, बाबा तेरा नाम रहेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस भारत में बाबा साहब से पहले और बाबा साहब के बाद बहुत सारे बाबा पैदा हुए हैं, लेकिन किसी बाबा ने आज तक वंचितों के लिए कुछ नहीं कर पाया है। इस दुनिया में एक ही है बाबा, जिनको हम बाबा साहब कहते हैं। इसलिए वो बाबा जी नहीं हो सकते हैं, वो बाबा साहब हो सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब है।
तो जब कभी भी हम अपने संबोधन में, कभी भी हम नारे में जब हम इस्तेमाल करते हैं कि ये बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम मिलकर करेंगे पूरा, वो तो है ही, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा तो बाबा तेरा नाम रहेगा या बाबा जी तेरा नाम रहेगा। इसकी जगह पर हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर ले, इसको बोल सकते हैं और बोल कर देखिए, मजा आएगा कि बाबा साहब ये जो है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो आप लोग रिपीट करें मेरे साथ, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। फिर से रिपीट करिए, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जो यहाँ पर नहीं है, घर पर है या कार्यक्रमों में नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए भी आवाज़ की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप डिजिटल और यूट्यूब के फॉर्म में बाबा साहब के संदेशों को आप आवाज़ का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करके उसको सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और ऐसी, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय है, अभी तो पब्लिश हुआ है, पता नहीं कब बंद हो जाए, और तो बुक मिलना बंद हो जाएगी। उस कंडीशन में आपके पास डिजिटल और यूट्यूब के फॉर्म में ही बाबा साहब के संदेश रहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा कोशिश करिए सब लोग, जिन लोगों ने आवाज का ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। और आपको खुशखबरी देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आवाज का ऑफिशियल चैनल में 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर प्राप्त कर लिए हैं। साथियों, मैं थोड़ा संविधान पर बात करूंगा, बाकी आप यहाँ के गतिविधि अच्छे से सुनेंगे। संविधान में अगर मैं किसी चीज को मानता हूँ सबसे मुख्य, जैसे आत्मा जिसको बोलते हैं, हालांकि आत्मा को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बोल सकते हैं, तो मैं उसमें मानता हूँ राइट टू वोट। जब तक हमारे पास वोट का अधिकार है तब तक हम किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हैं। जिस दिन हमारे पास वोट का अधिकार खत्म हुआ या जब तक हमारे पास वोट का अधिकार नहीं था तब तक हमारी लड़ाई काफी कमजोर रही थी। इसलिए संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल 326 से लेकर 328 तक है, जिसमें 326 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निर्वाचन आयोग आदेशित करता है कि आप सभी वयस्क मताधिकारियों को वोट डलवाने के लिए सुनिश्चित करें। इसलिए साथियों, आपको जो वोट का अधिकार मिला है बड़ी मेहनत से मिला है, बड़े संघर्षों के साथ मिला है, और एक बार वोट का अधिकार मिलने से आपको जो ताकत मिली है उस ताकत को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब वोट के संघर्ष की लड़ाई हो रही थी, बाबा साहब जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे राइट टू वोट प्राप्त करने के लिए, तब बहुत संघर्षों के बीच में जब बहुत सारी कठिनाइयां आई, उस कठिनाइयों में एक कठिनाई ऐसी आई, उसमें कहा गया कि ठीक है राइट टू वोट करना है, वोट का अधिकार रखना है, लेकिन वोट का अधिकार उनके पास होना चाहिए जो पढ़े लिखे हो। ये 19वीं सदी की बात है, 20वीं सदी की, सॉरी 20वीं सदी की बात है, 1935 के आसपास की बात है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय हमारे लोग कितने पढ़े लिखे थे। अगर ये नियम लागू हो जाता तो शायद हमारे लोगों को वोट करने का राइट नहीं मिल पाता, वोट का अधिकार नहीं मिल पाता। तो इस तरह से ये वोट शिक्षा के आधार पर जो मिलने की शर्त रखी गई पहली। दूसरी शर्त रखी गई जो जमींदार हो, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हो, जिनके पास संपत्ति हो, ऐसे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। तो
दोस्तों अगर हम अपना देखें तो हमारे पास ये भी नहीं था, हमें लैंडलॉर्ड अभी भी नहीं है, तब तो बिल्कुल ही नहीं थे। इस तरह से फिर तीसरी कंडीशन ये रखी गई कि जो टैक्स देता है, कर, जो सरकार को अपनी इनकम के आधार पर जो टैक्स देता है, ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे करदाताओं को ही राइट टू वोट हो। लेकिन हमारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, हमारे पास जमीनें भी नहीं थी, तो टैक्स देने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कपड़े तक थे नहीं, तो टैक्स कहाँ से पे करते थे। ऐसी स्थिति में बाबा साहब को ये संघर्ष करना पड़ा, ये लड़ाई लड़नी पड़ी कि हमें इस तरीके से अगर ये बिल पास हो जाता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग, जो वंचितों का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक संख्या है जो वोट के अधिकार से वंचित हो जाएगी। उसके लिए बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा और फाइनली ये तीनों कंडीशन समाप्त करके, तीनों शर्तें समाप्त करके हमें वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। यही बात खत्म नहीं हुई। फिर और कुछ लोगों ने उसमें फिंगरिंग की, फिर उसमें लोगों ने अपने अपने मत दिए कि नहीं, वोट का जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो अलग अलग होनी चाहिए। पढ़े लिखे की यकीन अलग होनी चाहिए, वकील की अलग होनी चाहिए, जज की अलग कीमत होनी चाहिए, किसान की अलग होनी चाहिए, मजदूर की अलग होनी चाहिए। यानी कि अगर एक मजदूर का वोट एक है, उसकी वैल्यू अगर एक है, तो वकील का एक वोट की वैल्यू 10 के बराबर होनी चाहिए। ऐसा लोगों ने अपना अपना प्रपोजल दिया। साथियों, फिर वही स्थिति आ गई कि न तो हमारे लोग जॉब में थे, न इतने एजुकेटेड थे, फिर वही हमारा राइट टू वोट का अधिकार है फिर सीमित हो जाता और ये अनुचित तरीके से संख्याबल बना करके फिर से लोग जाने लगते। इस संघर्ष में फिर से बाबा ने राइट टू वोट, वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट लाई, यानी एक वोट और उसका एक ही कीमत। आज की डेट में चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारे पियोन हो, कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, बीच में जितने भी लोग हो, सभी के वोट की वैल्यू एक ही है। एक वन मैन वन वोट वन वैल्यू कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया। एक वोट का अधिकार, एक वोट की वैल्यू एक व्यक्ति की। तो इस तरह से हम लोगों को वोट का अधिकार मिला है। तो साथियों, इस वोट को किसी भी कीमत पर आपके सामने बहुत कठिनाइयां आएगी। आने वाले इलेक्शन आएंगे, कुछ हो गए, कुछ आने वाले इलेक्शन भी है। उन इलेक्शन में, उन चुनाव में किसी भी कीमत पर आपको वोट नहीं बेच रहा है। जब कोई वोट खरीदने आए तो उसको थोड़ा याद दिला दीजिए, ये बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान करके, अपनी पत्नी को कुर्बान करके, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जो व्यतीत कर सकते थे, आज एक छोटा कर्मचारी अधिकारी भी अच्छा जीवन जी सकता है, इतनी सैलरी मिलती है। और यही उस समय बाबा साहब को हाई कोर्ट, जो मुंबई था, मुंबई हाई कोर्ट से उनको जज का ऑफर मिला था। उन्होंने उस जज के पद को रिजेक्ट किया, ठुकराया। वो हमारे हित में, क्योंकि बाबा साहब जानते थे एक बार सरकारी कर्मचारी बन गए या जज बन गए तो वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे जो बिना जज संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए वो लगातार हमें वोट का अधिकार दिया। इसलिए आप लोग कभी भी किसी भी कीमत पर वोट किसी भी कीमत पर नहीं बेच रहा है। साथियों, मानवर कांसीराम साहब कहते हैं वोट बेचने वाली चीज नहीं होती है। जिस तरह से हम अपनी बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो उस लड़के को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं, उसके घर परिवार कैसा है, कितना कमाता है, कितना क्या करता है। अर्थात हम गारंटी देने का प्रयास करते हैं कि बेटी हमारी उस घर में सुरक्षित रहे, मजबूत रहे। इसी तरह से साथियों, ये जो वोट है, ये वोट उसके हाथ में जाना चाहिए, उसके हाथ में जाना चाहिए जो हमारे बच्चों का और हम सबका भविष्य सुरक्षित रख सके, जो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिला सके। ऐसे लोगों को हमें वोट देना है।
आप स्वयं समझदार हैं। आपने कम से कम उत्तर प्रदेश में कई सरकारें देख चुके हैं और उन सरकारों का कार्यकाल आपने देखा है, आपने अध्ययन किया है। आप अपनी विवेक के अनुसार आप डिसाइड कीजिए, आप निर्णय लीजिए कि आपको किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। वोट उसी को करें जो आपको सामाजिक और शिक्षा की गारंटी देता हो। ऐसी पार्टी को, ऐसे व्यक्ति को चुने। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। मैं चाहता हूँ पुनः रिपीट करूंगा एक बार और कि बाबा साहब के दिए हुए राइट टू वोट को संभाल के रखिए। ये वोट अगर चला गया तो आप कभी भी कोई संघर्ष नहीं कर सकते। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत शानदार सुनने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।